Good morning. We'll wait for a minute, okay, and then we will start. Keep your videos on. Yes, please keep your videos on. आप सबको पता ही है वो मैंडेटरी है, तो उसको ऑन रखिए प्लीज. यस तुलसी, ग्रेट, वेल डन बेटा. बाकी लोग भी प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए. वेरी गुड यश. यस अनिष्का, गुड, वेल डन. अभिषेक, वेल डन. ओके, ठीक है आप सब. ग्रेट. सो हम शुरू कर लेते हैं. पीपल विल ज्वाइन एज द टाइम पासेस. ठीक है, तो कल तक हमने थोड़े न्यूमेरिकल्स किए थे इसके. ठीक है, न्यूमेरिकल्स जो है, जैसा आपने देखा कि न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ थियरी है. इसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं है न्यूमेरिकल्स, जैसे कि फिजिक्स में अक्सर होते हैं. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको न्यूमेरिकल बस समझ आना चाहिए, और थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है वो लेबोरियस है. ठीक है, बाकी जो है ये आसान न्यूमेरिकल्स हैं. जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़ी थोड़ी हमारी जो थियरी है वो भी रिवाइज होती जाएगी. ठीक है, चलिए ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं. ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, सिंपल है, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है न्यूमेरिकल. तो व्हाट डज द न्यूमेरिकल से? न्यूमेरिकल सेज 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelengths will be emitted? ठीक है, तो सबसे पहले इसका थियरी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इसमें थियरी में एक खास बात थी कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को जो एक शेल में है, जो एक स्टैटिक शेल में है, उसको एनर्जी देते हैं तो एक वो हायर ऑर्बिट में जाता है, और जब वो डी एक्साइट होता है तो वो उससे लोअर ऑर्बिट में, किसी भी लोअर ऑर्बिट में आ सकता है. वी कैन नॉट से कौन से ऑर्बिट में आएगा, और जब वो नीचे के ऑर्बिट में आएगा तो जो भी एनर्जी डिफरेंस है उसके इक्वल एच न्यू एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा. ठीक है ना, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है. अब हमने ये भी कहा था कि ये एक्साइटेशन हम कैसे दे सकते हैं उसको. ठीक है, तो ये एक्साइटेशन हम थर्मली दे सकते हैं, गर्म कर सकते हैं गैस को. तो जो हमारा डायग्राम था उसमें हमने हीटेड गैस दिखाई. हमने ये भी कहा था हम उस पर लाइट डाल सकते हैं, वो फोटॉन्स भी उनको उसको एक्साइट कर सकते हैं. और तीसरा हमने कहा था कि हम मैटर पार्टिकल से जाके उसके इलेक्ट्रॉन को अगर हिट करेंगे तो जो कोलिजन्स होते हैं उससे भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है, तो ये हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम को. हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम को गैस को एक्साइट करने के, यानी हम मैटर पार्टिकल से कोलिजन करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का ही कोलिजन करा रहे हैं. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस एनर्जी के साथ आ रहा है. यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया, वो 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ आया. यहाँ पे एक एटम था, उसके इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए वो टकरा गया. तो डिपेंडिंग ऑन द वे द कोलिजन हैपेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इट कैन ट्रांसफर. ठीक है, ये
कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफर कर सकता है, पार्शियल एनर्जी भी ट्रांसफर कर सकता है। देखिए फोटोन के केस में क्या था कि पार्शियल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, गिव एंड टेक नहीं होता है, पार्शियल या तो पूरा एब्जॉर्ब होगा या एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन ये तो एक सिंपल मैटर कोलिजन है, तो इसमें एनर्जी का आदान प्रदान हो सकता है कुछ भी, राइट। लेकिन मैक्सिमम एनर्जी ये इसको कितनी एक्स्ट्रा दे सकता है? 12.5 ही तो दे सकता है, जब उसके पास उतनी है उससे ज्यादा तो कैसे देगा। ठीक है, तो अभी ये ग्राउंड स्टेट पे है। ठीक है, हमने कहा था हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर, तो इस समय ग्राउंड स्टेट पे है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराएगा, ये इसको मैक्सिमम इतनी एनर्जी दे सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि इतनी एनर्जी से ये किस लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एनर्जी एट लेवल 1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन with -13.6 इलेक्ट्रॉन। ओके, एनर्जी एट 2 क्या होगा? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 2 स्क्वायर। ओके, विच विल बी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डिफरेंस क्या है इस लेवल और इस लेवल के बीच में? जो डेल्टा ई है वो है 10.2। ठीक है, अब E3 पे क्या होगा? तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो डेफिनेटली इसके पास अवेलेबल है, तो हम इसके आगे देखते हैं। -13.6 by 3 square electron volt. Now this is by 9, so 5 volt. So delta E हमारा हो गया this minus this. So what is that? 12 point, so इसको हम 12.1 ले लेते हैं, रफली इतना फर्क नहीं पड़ेगा, 109 है वैसे, 12.09। ठीक है, अब E4 पे क्या होगा? -13.6 by 4 square, right, which is equal to 0.85। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, तो अब डेल्टा ई हमारा कितना हो गया? हो गया 12.75। Now this is more than 12.5, so this is not possible। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है? यहां से, ये ग्राउंड स्टेट पे था, यहां से 2 पे जा सकता है और 3 पे भी जा सकता है, 4 पे तो जा नहीं सकता क्योंकि एनर्जी डिफरेंस इज मोर देन व्हाट कैन बी सप्लाइड। ठीक है, तो अब यहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक केस ये है, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कर सकता है? वो 2 पे आ सकता है, दैट इज वन केस, एंड वो यहां से 1 पे भी आ सकता है, दैट इज द सेकेंड केस। ठीक है, और अगर वो 2 पर गया था तो 2 से वो 1 तक ही आ सकता है, दैट इज द थर्ड केस, राइट। तो ये दोनों केसेस 1 तक आ रहे हैं किसी हायर ऑर्बिट से। अगर ऊपर के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन गिरकर ऑर्बिट 1 पे आता है तो कौन सा सीरीज प्रोड्यूस होता है? कौन बताएगा मुझे? किसी भी ऑर्बिट से गिरकर ऑर्बिट 1 पे आ गया इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा एच न्यू वो एमिट करेगा, किस सीरीज का? केवल हमें सीरीज बतानी है। बताइए अनिष्का, कैन यू टेल मी कि किसी भी लेवल से वो गिरा और लेवल 1 पे आ गया तो कौन सी सीरीज एमिट होती है? बताइए अनिष्का, कैन यू टेल मी दैट? Yes, sir.
हाँ, किसी भी लेवल से इलेक्ट्रॉन गिर के लेवल 1 पे आया डायरेक्ट, तो कौन सी सीरीज एमिट करेगा? देखिए रिकॉर्ड करिए, जब लेवल 1 पे आता है एक सीरीज एमिट करता है, लेवल 2 पे बाल्मर करता है फॉर एग्जांपल। लाइमन सीरीज। हाँ, लाइमन सीरीज करता है जब लेवल 1 पे, चाहे वो 2 से गिरे, चाहे 3 से गिरे, चाहे 10 से गिरे, चाहे इंफिनिटी से गिरे, अगर गिरेगा लेवल 1 पे तो लाइमन सीरीज आएगी। तो इसका मतलब ये जो 2 केस है और 3 केस है, ये कौन से हैं? ये लाइमन सीरीज। और एक ऑप्शन है कि वो लेवल 3 से लेवल 2 पे गिरे, लेवल 2 पे गिरने का मतलब है बाल्मर सीरीज। ठीक है ना? तो अब इसका आंसर क्या है? व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी एमिटेड? आंसर इज लाइमन सीरीज, 2 wavelengths. Okay, and Balmer series, 1 wavelength. ओके, पाशन पे तो आई 3 से 3 पे गिरने का तो कोई सेंस नहीं होता है, कुछ एमिट नहीं होगा। और उसके ऊपर वाले तो आर इवन द इनिशियल स्टेट इज हायर, राइट? सो देयर इज नो अदर। तो यही दो पॉसिबिलिटीज हैं अगर हम इस एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से हिट करते हैं अपने एटम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट आधे चैप्टर की थ्योरी को यूज कर लेता है और कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा सिंपल है, केवल कॉन्सेप्ट यूज करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ कर करिए, वापस एक बार अपने हाथ से जरूर करके देखिए। ठीक है, चलिए लेट्स डू अनदर क्वेश्चन नाउ। In accordance with the Bohr's model, find the quantum number that characterizes the Earth's revolution around the Sun in an orbit of radius 1.5 into 10 to raised to the power 11 meter with orbital speed of 30,000 meter per second. Okay, and the mass of Earth is given. अब ये भी एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स देयर आर कैलकुलेशंस इन्वॉल्व, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले कि चलिए कोई भी क्लास में कोई है जो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझा सके। देखिए इस क्वेश्चन का जो मीनिंग समझ जाएगा वो ये क्वेश्चन 100% खुद कर सकता है। कोई है जिसको इसका मीनिंग रफली भी समझ आ रहा है? ये थोड़ा सा जो है ट्रिकी क्वेश्चन है इन द सेंस कि इसका मीनिंग समझने। कोई है जिसको उसका मीनिंग समझ आ रहा है? ये क्या कह रहा है? बोहर मॉडल और कहाँ अर्थ का रेवोल्यूशन, उसका तो एटम से क्या रिलेशन है? क्या बोलना चाह रहा है वो? कोई समझा सकता है मुझे? आप लोगों ने अपने वीडियो फिर बंद कर दिए हैं। एक्चुअली वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। Please switch on your videos and tell me, even if you are wrong, not an issue. आप जब डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि यू आर लर्निंग अ लॉट फास्ट। ठीक है, तो कुछ आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमसे? Yo, I love this story. So when Spanish triathlete Diego Menstrie. What noise is that? Vasu Mittal, what noise is that? ओके, कौन बताएगा मुझे? किसी को जो भी थोड़ा भी समझ आ रहा है? देखिए यू आर यू नो रियली बिग स्टूडेंट्स, तो कुछ जो भी समझ आ रहा है आप बताइए। कौन बताएगा? यश, कैन यू टेल मी कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है?
यश कसाना, बेटा अनम्यूट करके बोलिए। सर नहीं पता। हाँ कुछ कोशिश करिए, ये क्या रिलेशन निकालना चाह रहा है अर्थ और एटम। बोहर ने तो अर्थ के ऊपर कोई काम किया नहीं, वो तो एटम के ऊपर काम किया है उसने। ये अर्थ के बारे में क्या पूछ रहा है हमसे, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर क्या चीज आ गई अर्थ में, कोई मुझे बता सकता है? गलत आंसर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, लेकिन ट्राई करिए। कीर्ति, कैन यू ट्राई दैट? नो वन? ओके, देखिए क्वेश्चन ये है कि बोहर ने क्या बोला। उसने कहा कि एटम में जब एक न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो ये केवल किसी किसी ऑर्बिट में ही घूम सकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑर्बिट एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। नाउ कैन समबडी टेल मी कि क्या कंडीशन ऑर्बिट को सूट वो करनी है, सेटिस्फाई फॉर दिस इलेक्ट्रॉन टू गो अराउंड द एटम? नाउ दिस इज अ इजी क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू बोहर टू गो अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट? क्या उसको क्वांटाइज होना चाहिए, उसकी क्या फीचर क्वांटाइज्ड होता है? प्रिंस आप बताइए क्या क्वांटाइज होता है बोहर्स मॉडल में? प्रिंस, प्रिंस, if you're there, switch, turn on your mic and your camera. Prince Bhati, are you there? I think आप ऑन करके चले गए हैं, so I don't think we should award you attendance today. आप प्लीज अपना सब लोग वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए वन वे ट्रांसमिशन से कोई फायदा नहीं है, इस तरह तो जो है ना आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, यू डोंट इवन हैव टू अटेंड क्लासेस। क्लासेस में जब डिस्कशन होता है ना उसी से सीखते। तो प्लीज बेटा, और आपको गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। आप एक्चुअली का क्लास कंटिन्यू कर सके थे इसलिए मैंने सोचा डिस्टर्ब नहीं करूं। बट बेटा आप लोगों को कितनी बार बोला है वीडियो ऑन करने के लिए, कितनी बार बोला है? योर मतलब बॉदर भी नहीं करते कि हमें अटेंडेंस नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। 12th है आपका, आप थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल हो जाओ बेटा। रिक्वेस्ट कर रहा है टीचर, आपसे बड़ा ही तो होगा कोई भी है टीचर, तो इतने प्यार से भी बोल रहा है कि आप वीडियो ऑन कीजिए। क्या प्रॉब्लम है वीडियो ऑन करने में आप लोगों को? पढ़ाई तो रहा है ना, आप पढ़ रहे हैं, सिंपल, कोई और प्रॉब्लम तो है नहीं। फिर क्यों नहीं आप अपना वीडियो ऑन करते? सब रिक्वेस्ट करता है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो आपसे बड़ा ही तो है ना, कम से कम वो सोच के ऑन कर लो वीडियो। कितनी बार आपको सर बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, बहुत से बच्चे जो हैं ऑन करके चले जाते हैं, हाँ उनकी ऐप प्रेजेंट लग जाएगी, तो इसीलिए बोलते हैं वीडियो ऑन करने के लिए। प्लीज आप सर की सुनिए, मैं भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सुनिए आप प्लीज। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए आप। थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है, तो द रूल ऑफ क्वांटाइजेशन इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये सेकंड पॉस्टुलेट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है देखा जाए तो, क्योंकि बाकी पॉस्टुलेट तो इसी पॉस्टुलेट से डिराइव हो सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट है, ये आपको कभी भूलना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, और इसका मतलब होता है कि mvr इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई।
right? Now, this is only positive integral values, and that is what is meant by quantization, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अब ये कोई एटम में कोई खास बात तो देखिए है नहीं। अब एटम में ये रूल होना चाहिए और दुनिया की और किसी चीज में नहीं होना चाहिए, ये बात तो नेचर की सिमेट्री को वायलेट कर देगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज जिसपे कि एक इनवर्स स्क्वायर फोर्स लगती है, वो अगर एक ऑर्बिट में जाएगी तो उसको तो ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो करना ही चाहिए। लेकिन हम कभी भी ये बात अर्थ के रेवोल्यूशन अराउंड द सन में तो बोलते नहीं, या मून के रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्या ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल सच नहीं है या कोई और कारण है? तो ये क्वेश्चन इस चीज को दर्शाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्या ये क्वांटाइजेशन ही नहीं हो रहा है? क्या बोहर गलत था या कोई और बात है? तो हम इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो क्वांटम नंबर है, वैल्यू ऑफ n निकालिए फॉर अर्थ गोइंग अराउंड द सन। ठीक है, तो ये बिल्कुल बोहर के प्रॉब्लम की तरह सॉल्व होगी। ठीक है, लेकिन जो वैल्यूज हैं हम इलेक्ट्रॉन की जगह किसकी डालेंगे? इसमें हम वैल्यूज डालेंगे अर्थ। ओके, सो यहां से हम देखते हैं कि n क्या होता है। n होता है 2 पाई r m बाय h। ओके, तो अब बस हमें ये सारी वैल्यूज यहाँ पे डालनी। n is equal to 2 into 3.14 into r. Okay, r is the radius, okay, which is given here 1.5 into 10 raised to the power 11. M is the mass of earth, which is given here 6.0 into 10 raised to the power 24 kg, and v is the velocity, which is also given. Okay, by h, which is 6.63 into 10 raised to the power. Okay, so let's solve this. Right, what is this number? This is 58 and 69, 70. Seven. No, sorry, I put in a wrong value. V was this 3 into 10 raised to the power 4. So this is 73. Okay, so this is 10 raised to the power 73. This number, whatever this number is, this is some number, right? Into 10 raised to the power 73, right? Now, look at this number, right? This is a huge number. Okay, irrespective of what comes here, the order is 10 raised to the power 73. This is a super huge number, right? Quantum numbers, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की तो होते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे है 10 raised to the power 73, right? This is a huge number. कहने का मतलब ये है कि जो इसके पहले का क्वांटम नंबर होगा और इसमें इतना कम डिफरेंस है कि हम अर्थ का ऑर्बिट अगर छोटा या बड़ा होता है उस आदित्य बोलो आदित्य, what are you saying?
Okay, so this question shows us that the value of the quantum number is so large that actually it almost feels like a continuous numbers of quantum numbers available to us. Okay, and hence we don't have to worry about this. Aditya, what's happening? Aditya, what's happening? अच्छा Aditya, I will remove you from the class. Can you mute yourself or should I remove you from the class? सर अगर ये नहीं सुन रहे तो आप रिमूव कर दीजिए आदित्य. Yes, I have removed him from the class, ma'am, for the time being. Okay, sir. Thank you. Once he can rejoin. And write down their names who is doing such activities. Yeah, sure, I'll do that. Okay. Thank you, sir. Yeah. Okay. So, understood this question? This is a very theoretical, very good question, right? The calculations are simple, but the meaning that comes out of this question वो बहुत ही deep है और बहुत ही meaningful है कि जो quantization principle है बोहर का वो केवल atom के लिए नहीं है, वो हर चीज के लिए, चाहे उसका effect negligible हो और हम उसको ignore कर सकते हो, लेकिन वो applicable हर जगह पे, ठीक है? Okay, let's do this question to understand the difference between the Thomson's model and the Rutherford model. Okay, एक similar question हम पहले भी कर चुके हैं बिल्कुल ऐसा. So I would expect the class to help me answer these questions. They are very, very simple. Is the average angle of deflection of alpha particles by a thin gold foil predicted by Thomson's model much less, about the same, or much greater than predicted by Rutherford's model? अगर हम थॉमसन मॉडल से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन को स्टडी करें तो क्या वो एवरेज, यहाँ पे हमें केवल एवरेज के बारे में बताना है, ठीक है? एवरेज एंगल ऑफ डिविएशन, क्या वो सिमिलर आएगा? Can somebody answer this question? देखिए थॉमसन मॉडल वो है जहां पे एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, बीच बीच में नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड, और रदरफोर्ड मॉडल वो है जहां एक वेरी डेंस पॉजिटिव न्यूक्लियस है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑर्बिट्स में, means it is almost like free space around it. But यहाँ पे एक low density, like the density of normal matter, उस density का एक sphere है of positive charge. तो deflection, average angle of deflection किस में ज्यादा या कम होगा? ओके, तो देखिए ठीक है, ये हमने डायरेक्टली चैप्टर में ये चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो पॉसिबली आई शुड हेल्प यू आंसर दिस नाउ. ओके, तो इसमें क्या होगा कि एवरेज एंगल दोनों में ही बहुत कम होगा, राइट? इसमें इसलिए कम होता है एवरेज एंगल कि बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है और इलेक्ट्रॉन्स विद वेरी लिटिल डिविएशन पास थ्रू बिकॉज ऑफ एम्प्टी स्पेस. ऑल्दो वेरी वेरी फ्यू, about 1 in 1 lakh get deflected back at a very large angle, लेकिन उससे एवरेज पे बहुत फर्क नहीं आता. यहाँ पे भी क्योंकि दिस इज लो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, द डिविएशंस आर वेरी स्मॉल. ओके, सो एवरेज इज नॉट वेरी डिफरेंट. ओके, हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे भी
लो डिविएशन में निकल जाते हैं। तो द आंसर वुड बी अबाउट द सेम। There is no significant difference. Is the probability of backward scattering of alpha particles at angle greater than 90 degree predicted by Thomson's model much less, about the same, or much greater than? Now this is a easier question. Can somebody answer that? कि Thomson model में probability of a full rebound या फिर rebound at a very high angle like this, okay, is high or low like this? बताइए। Someone? No? See, that's what I just explained, right? इसमें almost सारे के सारे लो एंगल ऑफ डिविएशन पे पास ऑन हो जाते हैं, इसके थ्रू पास थ्रू हो जाते हैं। तो इसमें ये जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ रिबाउंड इज वेरी वेरी लो, इट्स मच लेस, इट्स मच लेसर। Okay, keeping other factors fixed, it is found experimentally that for a small thickness t, the number of alpha particles scattered at moderate angles is proportional to t. What clue does this linear dependence on t provides? ठीक है, तो हम रदरफोर्ड मॉडल में अगर देखें तो हमको ये मिलता है कि जो मॉडरेट एंगल का डिविएशन है, ठीक है, मॉडरेट एंगल का मतलब है अ डिविएशन लाइक दिस, लाइक दिस। ये गोल्ड फॉइल की थिकनेस हम जैसे जैसे बढ़ाते हैं, ये गोल्ड फॉइल लिया और ये गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, इसका थिकनेस T1 है और इसका T2 है। तो अगर ये थिकनेस हमने डबल कर दिया तो ये जो डिविएशंस हैं, नंबर ऑफ डिविएशंस, नॉट द अमाउंट ऑफ डिविएशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिविएशन नहीं बढ़ता है लेकिन नंबर ऑफ डिविएशंस बढ़ जाते हैं। तो ये क्या चीज को दर्शाता है इज द क्वेश्चन। Can somebody answer? Any clue? Any clue? देखिए, अगर ये इस चीज को दर्शाता है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है यहाँ, वो केवल एक ही एटम से डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। क्यों इस चीज को दर्शाता है कि अगर मान के चलिए कि वो एक से ज्यादा से डिफ्लेक्शन होता है उसका, तो जब मैंने थिकनेस बढ़ाई तो वो पहले आया ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, फिर दूसरे वाले एटम से टकराएगा और डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में अगर मल्टीपल डिफ्लेक्शंस होते तो एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता, ना कि नंबर ऑफ डिविएशंस बढ़ता। लेकिन अगर हम ये माने कि एक ही एटम से डिफ्लेक्शन होता है तो इसलिए अमाउंट ऑफ डिविएशन तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन since atoms have great amount of empty space, they are randomly placed in a lattice like this, right? So the probability of getting deflected by an atom increases when we add layers of atoms. So the answer to this question would be that it shows that alpha particles suffer deflection only once.
Okay, that is what it shows. In which model is it completely wrong to ignore multiple scattering for the calculation of average angle of scattering of alpha particles by the thin foil? किस मॉडल में मल्टीपल स्कैटरिंग को इग्नोर करना गलत होगा? ये जैसे हमने रदरफोर्ड मॉडल की बात की, तो इसमें तो हम मल्टीपल स्कैटरिंग को इग्नोर कर ही रहे हैं, राइट? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द पार्ट सी इज टॉकिंग अबाउट, कि मल्टीपल स्कैटरिंग नहीं होते हैं या इतने कम होते हैं कि हम उन्हें इग्नोर कर सकते, राइट? So obviously the answer is very clear here by elimination, that the answer is Thomson, right? The reason is Thomson में तो atom takes up the entire space. तो अगर पहला लेयर ऐसे है तो दूसरा लेयर इसके पीछे लगा होगा, empty space तो है नहीं कहीं, ऐसे है layers, तो पहले वाले से हल्का सा deviate हुआ, दूसरे से थोड़ा और, तीसरे से और, ऐसे। तो इस केस में नंबर ऑफ डिविएशंस नहीं बढ़ेंगे। अगर ऐसा होता तो क्या बढ़ता? एंगल ऑफ डिविएशन बढ़ता, नंबर ऑफ डिविएशंस सेम रहते। ओके, दैट इज हाउ वी फाइंड दैट Rutherford model actually explains the deviation of the particles a lot better than the Thomson's model. Okay. The gravitational, we may not have enough time to do this question. Okay, we'll do this in the class which is after an hour. ठीक है, we will resume from here. आपको किसी को भी जो अभी हमने questions किए हैं, right? Any doubts in these 3-4 questions that we have done? We have done it real slowly. I have covered the theory also. लेकिन अगर आपको doubts हैं तो please पूछिए. Okay, no issues. We will resume in the next class. Okay. So see, I'll tell again, keep your videos on, right? If you keep your videos on in the next class, right, you will get attendance, right? Otherwise, you will just lose your attendance. Okay. Okay, bye-bye. I'll see you after an hour. Thank you.